वीजा का विवाद हो वो बरकरार है, वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो तो उस पर भी बात आगे नहीं बढ़ी। तो बात आगे बढ़ी या केवल कैमरों के लिए सब था? देखिए, अभी तो दौरा खत्म हुआ है। इस दौरे के अंदर कई चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं। जहां तक व्यवसाय का मामला है, उनके ऊपर कई चीजों पर दस्तखत हुए, कई चीजों के ऊपर एक आगे उसकी क्या संभावना है उसको आगे रखा गया। एक जिस तरह का माहौल बना है दोस्ताना विश्वास का, शायद वो पहले नहीं था। और हमारे और चीन की कई चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर बहुत पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। उनको तब तक आप नहीं हल कर सकते जब तक कि आपके बीच में समन्वय ना हो, आप एक दूसरे को समझें ना, आप एक दूसरे के साथ बातचीत ना करें। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं ये कहूंगा इस दौरे की ये रही है कि ये चीज हासिल हुई है, जो दोनों देशों के नेताओं के बीच में एक जिस तरह का रिश्ता कायम हुआ है। मेरा अपना मानना है कि उससे आगे आने वाले दिनों में जो चीजें आप कह रहे हैं उनको सुलझाने के अंदर आसानी होगी। एक सवाल जिसका उत्तर मेरी दृष्टि में आपसे अच्छा संभवतः कोई न दे पाए, क्योंकि आप पूर्व आर्मी कमांडर भी रह चुके हैं और ईस्टर्न कमांड के पूर्व थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपकी पलटन 2 राजपूत ईस्टर्न सेक्टर में 1962 का युद्ध लड़ भी चुकी है। चीन के साथ जो तनाव था उस समय और जो इस समय की स्थिति है, क्या चीन से भारत को सैन्य खतरा नहीं है, कम हुआ है या घनिष्ठता बढ़ रही है? आप किस दृष्टि से देखेंगे इसे? देखिए, जब से हमने चीन के साथ एक बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एग्रीमेंट साइन किया है, तब से कई चीजें लगाई गई हैं बॉर्डर के ऊपर जिससे ऐसी किसी चीज को कम किया जा सके। इस दौरे के दौरान कई चीजों के ऊपर निर्णय लिया गया कि किस तरीके से आपसी संबंध, आपसी संवाद बढ़ाने का प्रयास किया जाए। इससे दोनों के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में जमीनी तौर पर एक ज्यादा समन्वय होगा और किसी ऐसी चीज को दूर करने के अंदर मदद मिलेगी जो अचानक किसी की गलती से हो सकती है। जैसे जैसे रिश्ते अच्छे बनेंगे, जैसे जैसे हम एक दूसरे को ज्यादा समझेंगे, जिन चीजों की हम बात करते हैं वो कम होंगी। जब तक सीमा विवाद हल नहीं होगा, हम हमेशा कहते रहेंगे कि कुछ ना कुछ हमको दिक्कत है। लेकिन जिस तरह का वातावरण तैयार किया जा रहा है, मुझे लगता है कि सीमा विवाद को हल करने के अंदर भी आसानी मिलेगी। इससे पहले जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह चीन गए या फिर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए, अहमदाबाद में थे, तब भी चीनी सैनिकों की घुसपैठ हुई थी भारतीय सीमा में। किंतु इस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए, इस तरह की कोई खबरें नहीं आई हैं। सेना में सूत्र बता रहे हैं कि इस बार वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं हुआ है। क्या इसमें कोई संकेत है? देखिए, चीन के साथ जब हम डील करते हैं, वहां संकेत भी होते हैं, बातचीत भी होती है, कुछ चीज दर्शाने की कोशिश भी की जाती है। हर चीज को समझना पड़ता है और ये आज से नहीं है, चीन शुरू से इसी प्रकार चलता रहा है। आप कोरिया युद्ध के दौरान देख लीजिए, कुछ चीजें ऐसी की जाती थी जो संकेत के तौर पर होती, और मैं सोचता हूं कि अगर अब ऐसी चीजें नहीं हुई हैं तो एक संकेत है कि हम आपके साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे मैं आशा करूंगा कि ये संकेत अच्छे तरीके से आगे भी चलता रहे, ताकि दोनों देशों को अपने रिश्तों को सुदृढ़ बनाने के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर मदद मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर काफी बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। चीन में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। सैयद सलाउद्दीन की बात करें,
आतंकवादी है, लेकिन डर यह है कि चीन अभी भी मदद नहीं कर रहा है उसे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को यूएन में घोषित करने के लिए। चीन का वहां वीटो भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। तो क्या कहीं तालमेल की कमी रह गई है? देखिए, चीन को भी आतंकवाद से उतना ही खतरा है, उतनी ही नफरत है जितनी हमको है। उनके यहाँ बहुत वाकये हुए हैं, खासकर सिंकियांग। मेरा अपना मानना है कि शायद दूरदर्शिता को देखते हुए चीन इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं हमारे साथ जरूर खड़ा होगा। लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, उसके अंदर जरूर वो हमारे साथ इस मुद्दे पर आएगा। चीन को दूरदर्शी होने की आवश्यकता है, ये सरकार भी कह रही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा। फौज में एसीआर की बड़ी अहम भूमिका रहती है प्रमोशन के लिए। तो अगर प्रधानमंत्री की चीन यात्रा की बात की जाए और अगर एसीआर लिखा जाए तो चाइना यात्रा को आप कितने पॉइंट देंगे 10 में से? देखिए, आजकल दिक्कत यह है कि अगर आप सब लोगों की एसीआर, चाहे वो सिविल में हो या फौज में उठाकर देखें, तो सब की सब जो है, अगर 10 का स्केल है तो 9.9 पे मिलेंगी। एस्केलेशन हो गया है। मैं तो ये कहूंगा कि उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जिन चीजों को लेकर प्रधानमंत्री गए थे वो उपलब्धियां हुई हैं और मैं भी उनको उसी दायरे में रखूंगा, 9.9 के दायरे में रखूंगा। 10 में से 9.9, तो ये तो प्रमोशन है चीन के साथ भारत के संबंधों का। अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आमंत्रित किया, वो आए भी, लेकिन एक नई टेम्पलेट की बात हुई कि हुर्रियत से बातचीत नहीं होनी चाहिए, या हुर्रियत से बात करो या भारत सरकार से बात करो। 1 साल बाद क्या यही रवैया है आपका? देखिए, जब सरकार का गठन हुआ उस समय जो पहल की गई अपने पड़ोसियों को बुलाने की, खासकर सार्क के देशों को, उसका एक मतलब था और उसका मतलब साफ था। हम अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप हमारे साथ मिलकर चलें, हमें अच्छा लगेगा, दोनों के विकास की बात है। इसके अंदर जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जब हमने देखा कि कहीं पर कुछ ऐसी चीज हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, भारत ने अपना उस पर खेद जताया और कहा कि हम इस चीज को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हमें पूरी आशा है कि पाकिस्तान इन संकेतों को समझता है। क्या समझ रहा है पाकिस्तान आपके संकेत? देखिए, कोई भी देश ऐसा नहीं होता जो संकेतों को नहीं समझता, और उनकी जो नीति है, हमने हमेशा कहा है कि आतंकवाद एक देश की नीति के तौर पर नहीं चलना चाहिए। अगर आप आतंकवाद को आतंकवाद तक रहने दें, उसका उपचार किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई देश उस आतंकवाद का नीति के तौर पर समर्थन करता है तो वो देश गलत है। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह के संकेत दिए गए हैं, जिस तरीके से बातचीत हुई है, उससे दोनों देशों के अंदर एक इस चीज के ऊपर जरूर एक ये कहिए कि अंडरस्टैंडिंग आई है कि ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती। मतलब अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देगा, आपकी दृष्टि में क्या पाकिस्तान के रवैये में कोई परिवर्तन आया है, या पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, उनके कुछ एलिमेंट्स, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स अभी भी भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो भारत में हो या भारत के इंटरेस्ट अफगानिस्तान में हो? देखिए, पाकिस्तान का जो पूरा तंत्र है उसके अंदर अलग अलग जो प्लेयर्स हैं उनकी अलग अलग भूमिका है। फौज का अलग है, आईएसआई उसके साथ है, सिविल सोसाइटी का अलग है, जुडिशरी का अलग है और पॉलिटिकल सेटअप का अलग है। इनके अंदर तालमेल के अंदर हमेशा कोई ना कोई दिक्कत रही। आमतौर पर जिसके हाथ पावर लग जाती है उस पावर को नहीं छोड़ता है।
तो इस चीज को हमें ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। तो क्या अब यह जरूरी है कि हम प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात करें सार्क के स्तर पर, बायलैटरल तभी बात करें, द्विपक्षीय वार्ता तभी हो जब आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, जब 26/11 के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो? क्या बैक चैनल्स के जरिए, और क्योंकि आप पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं, आप वास्तविक स्थिति को भली भांति समझते हैं, क्या आवश्यकता है कि हम पाकिस्तान की सेना के साथ भी बैक चैनल बातचीत शुरू करें? देखिए, कोई भी देश, और खासकर देश जो कि जनतांत्रिक है, वो दूसरे देश की सरकार से बात करता है। और इसके अलावा आपके ट्रैक टू चलते रहते हैं, आपकी और बाकी चीजें चलती रहती हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि जो संकेत दिए गए हैं वो बिल्कुल साफ है, और उन संकेतों को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज की आशा करते हैं कि पाकिस्तान उनको समझकर, जो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, जो हमने उनको कहा है कम करने के लिए, उसके ऊपर जरूर कार्य करेगा। कई लोग पाकिस्तान पर एक सवाल और, इससे हम लोग अफगानिस्तान पर बढ़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हम क्रिकेट खेलें, भाईचारा बढ़े, दोस्ती बढ़े, दोनों देशों की क्रिकेट टीमें शायद आपस में खेलेंगी तो विवाद शायद सुलझे। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी है, और यहां बड़ी संख्या में मौजूद है, उसका यह मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंक पर लगाम नहीं लगाए, हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। सरकार की इस पर क्या राय है? देखिए, सरकार इसके ऊपर जरूर अपनी राय देगी। फिलहाल मामला खेल का है, खेल मंत्रालय का है। जिस दिन ये विदेश मंत्रालय के पाले में आ जाएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। जनरल साहब, आपने पीएचडी की है वखान कॉरिडोर पर, और ये दुनिया का एक ऐसा इलाका है जिसके बारे में आमतौर पर लोगों को कम मालूम है, लेकिन ये कूटनीति की दृष्टि से, चाहे चीन की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो, भारत की बात हो, सेंट्रल एशिया की बात हो, वखान कॉरिडोर बहुत क्रूशल है स्ट्रैटेजी के लिए। अफगानिस्तान में जो आप इस समय की स्थिति देख रहे हैं, अफगानिस्तान में स्प्रिंग ऑफेंसिव तालिबान ने शुरू कर दिया है, आए दिन काबुल में ग्रीन जोन में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, यूएस फोर्सेस ड्रॉ डाउन कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत का अफगानिस्तान के प्रति क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारे अलग संबंध हैं, और ये संबंध आज के नहीं है, ऐतिहासिक है। हमने मानवीय आधार पर अफगानिस्तान के अंदर काफी मदद भी की। हमारा मानना है कि अफगानिस्तान का भविष्य उसके हाथ में छोड़ना चाहिए। हमने कई बार यह भी कहा है कि जब तक हम अफगानिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस को इतना सुदृढ़ ना बना दें कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके, तब तक उनको जो बाहर से मदद मिल रही थी वो मिलनी चाहिए। एक और अफगानिस्तान की समस्या है, लैंडलॉक्ड है, एक रेंटियर स्टेट है, बाहर की मदद चाहिए उनको। उनके लिए अगर उनको हमने आगे बढ़ाना है तो व्यवसाय के, ट्रेड के रास्ते खोलने पड़ेंगे। इसके अंदर भारत बाकी देशों के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है। जो कुछ आज हो रहा है अफगानिस्तान में वो चिंता का विषय है, और जब उनके राष्ट्रपति आए थे उन्होंने भी, उनको मैंने एक दो और जगह पर सुना है, उनका बिल्कुल साफ विचार है कि कैसे इसको हल करना है, और मुझे पूरी आशा है कि वो उस रास्ते के ऊपर जरूर चलेंगे। लेकिन करार करते हैं आईएसआई के साथ, मतलब आप आतंक से निपटना चाहते हैं और आतंक को बढ़ावा दे रही एक एजेंसी के साथ आप एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, तो क्या कहीं अफगानिस्तान ये गलती कर रहा है? और क्या भारत के लिए सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत पर भी हमले पहले हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहा जा रहा है जो हाल में हमला हुआ था होटल पर, उसमें भी निशाना हमारे राजदूत थे। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, जो कुछ भी होता है हम उसके लिए सचेत हैं, और जहां हमसे कोई मदद मांगी जाती है हम वो मदद देने को तैयार हैं, जो कि मानवीय आधार पर मदद। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति यहां पर होकर गए हैं, उनकी बातचीत हुई है, आगे भी बातचीत चलती रहेगी कई विषयों के ऊपर, और मुझे पूरी आशा है कि करार हो आईएसआई के साथ या करार ना हो, अफगानिस्तान अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो सब उपाय करेगा जिससे उनकी
प्रभु सत्ता कायम रहे और उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो। क्या ये डर है कि तालिबान एक बार फिर वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास तो कर ही रहा है, सफल हो सकता है? देखिए, अभी भी जो देश एक बार इकट्ठे हुए थे 2001 के बाद, वो सब इसके ऊपर निगाह डाले हुए। बहुत से देश ऐसे हैं जो कि आज अफगानिस्तान को वित्तीय तौर पर मदद देते हैं या सैनिक का ट्रेनिंग के तौर पर मदद देते हैं या हथियार देते हैं। ये सब देश देख रहे हैं। साथ साथ हमारे कुछ इंटरेस्ट है जो कि जैसे हमने रोड बनाई है, हमने वहाँ पर पढ़ाई के लिए स्कूल खोले हैं, हमने उनके संसाधन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मदद की है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सब दुनिया के देश इस चीज़ का यकीन करेंगे कि अफगानिस्तान उस स्थिति में ना चला जाए जैसे कि वो पहले गया था। जी, हम लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद 1 साल बाद विदेश नीति कहां पर आके पहुंची है। पूरी विदेश नीति की बात की जाए तो मंगोलिया से लेकर कोरिया तक, प्रधानमंत्री अगर पूरे एशिया की भी बात की जाए तो एक सांस्कृतिक संबंध को, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, हमारी जो संस्कार और संस्कृति एक दूसरे को एक सूत्र में हमें बांधती है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट बन गया। हमारे संबंध हर चीज को ध्यान में रखे गए। अगर साउथ कोरिया, जिसकी एक समय पर जो भी उनका इंडस्ट्रियल बेस था वो कमजोर था, आज अगर वो इंडस्ट्रियल पावर बन गया है तो उसका कुछ कारण होगा। हम उनसे क्या सीख सकते हैं, हम उनके साथ क्या ले सकते हैं, कैसे वो हमारी मदद कर सकते हैं, इस मामले में उनके साथ अच्छे संबंध बनाए गए। इसी प्रकार मंगोलिया बहुत समय से एक अलग ही एंटिटी रहा है और उनका हमारे प्रति जो रवैया है उसको बढ़ावा मिले, उनके साथ मित्रता हो। अगर आप मंगोलिया में जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम भारत के पड़ोसी हैं। हालांकि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन हम भारत के पड़ोसी हैं। ये उनकी भावना है और इसलिए उनकी मदद करना, उनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना जरूरी है। आप कहीं भी देखिए, पूरे ईस्ट के अंदर हमने विदेश नीति के तौर पर कोशिश की है कि सब जगह संबंध अच्छे हों और इसका कारण यही है कि कब हम जब अपनी तरफ देखें, हम इन देशों के साथ मदद लें, हम अपना व्यवसाय बढ़ाएं, हमारे उसके अंदर समृद्धि में इनकी क्या मदद मिले, उनको हमसे क्या चाहिए, उसके साथ क्या समझौता हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज एक्ट ईस्ट की बात की जा रही है। जी, बांग्लादेश में आपको मुक्ति योद्धा कहा जाता है। 1971 की लड़ाई में आप एक यंग ऑफिसर थे और बांग्लादेश में लड़ चुके हैं आप उनके स्वतंत्रता संग्राम में। बांग्लादेश इस समय एक बहुत कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है, जहां पर उनके ब्लॉगर्स को मारा जा रहा है। अल-कायदा से लेकर इस्लामिक स्टेट वहां पर अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत क्या मदद कर सकता है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के संबंध पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छे हुए। मुक्ति योद्धा तो इसलिए बोला जाता है कि जितने लोगों ने वहां मुक्ति संग्राम के अंदर भाग लिया वो सब मुक्ति योद्धा हैं। कई वहां पर अभी भी लोग हैं जिनके, जो हम लोगों के साथ तब 71 में थे। एक उस युद्ध के प्रति आदर भाव है। मेरा अपना मानना यह है कि बांग्लादेश के अंदर काफी प्रयास किया जा रहा है कि ये इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं उनके ऊपर काबू पाया जाए। कभी भी जब ऐसे लोगों को आप हटाने की कोशिश करते हैं या ऐसी चीजों के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो वो दीवे की आखिरी लौ की तरह ज्यादा चमकती है। शायद ऐसा ही हो रहा है। तो ये आतंक के दिए की आखिरी लौ है बांग्लादेश में, लगता है। ये तो अच्छी बात है। सवाल हमारे दर्शक कई हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं और निरंतर हाथ उठ रहे हैं। वो महिला जो पीछे जिन्होंने, जी आपने अपना हाथ उठाया था, आप पूछिए अपना सवाल। माइक की प्रतीक्षा कीजिए।
कि अभी मोदी जी 3 दिन की यात्रा पे चाइना गए थे, तो जब वो गए थे वहां पर, तो भारत का जो नक्शा था उसमें जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया था। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने क्यों नहीं चर्चा की इस बारे में कि ये भी भारत का हिस्सा है? देखिए, ना तो आपको पता ना मुझे पता कि उन्होंने चर्चा की कि नहीं की। मैं आपको सिर्फ वहां पर था, मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम हमेशा गलत नक्शे के ऊपर निगरानी रखते हैं। डिप्लोमेटिक तौर पर हम हमेशा उनको कहते हैं कि ये आप गलत दिखा रहे हैं, और इसमें हमें कोई शक नहीं है। आप अपना सवाल जी माइक की प्रतीक्षा कीजिए। आपकी सरकार को 1 साल हो गए, उसके लिए मुबारकबाद। अभी जैसा आपने स्लोगन दिया है, सरकार आपकी है, मेरी सरकार नहीं है, मैं सरकार का हिस्सा हूं। थैंक यू सर। सर, जैसा अभी आपने नारा दिया है कि साल 1 और काम अनेक, शुरुआत अनेक, तो आपके अगले 1 साल के क्या टारगेट हैं और क्या आपके विचार हैं उसके ऊपर? देखिए, मैं आपको अपनी व्यक्तिगत राय बताता हूं। मैं मानता हूं कि देश नारों से नहीं चलता है। मैं ये कहूंगा कि इस सरकार के 1 साल का अवलोकन आप पिछले 60 साल के मुकाबले में करिए, फिर देखिए कि अभी क्या काम हुए। दूसरी चीज, हम इस पूरे तंत्र के अंदर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टमिक चेंज। अगर एक उदाहरण के तौर पे मैं लूं, हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं ताकि जड़ से, मूल से वो समस्या खत्म हो जाए। एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, इंजेक्शन लगाया, 4 दिन आप ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर बीमार हो जाएंगे। तो समय की सीमा नहीं है इसके अंदर। जो काम हो रहे हैं वो आगे चलते जाएंगे, और समय ऐसा आएगा जब देश के लिए जो एक चीज सोची गई है कि भारत एक विकसित, समृद्ध, शक्तिशाली, सबके साथ चलने वाला देश बने, वो जरूर आएगा। अशोक सिंघल। जनरल साहब, एक तो यह है कि आप मंत्री हैं अब सरकार में, लेकिन जनरल की तरह बिहेव करते हैं अभी भी आप, चाहे वो मीडिया के साथ व्यवहार हो आपका, या अभी आपने नारों की बात की कि नारे से काम नहीं चलता। आप ही की सरकार नारे पे नारे दिए जा रही है। अभी कहा कि 1 साल काम अनेक, घोषणाएं अनेक, अभी आनंद कुमार जी दे के गए हैं। तो आप जनरल अभी भी उस निकले नहीं है, उस जनरल जो वाली बात है, प्रेस को प्रेस्टिट्यूट बोलते हैं। मीडिया से खफा क्यों रहते हैं आप? मैं कोई मीडिया से खफा नहीं हूं, और नई मीडिया से कोई मेरी जातीय दुश्मनी है। देखिए, जो चीज आपके अंदर है वो तो रहेगी। आप मुझे कहें कि मैं 42 साल अपने उठाकर समुद्र में डाल दूं तो नहीं जाएंगे। हर चीज को करने का एक तरीका है, इसलिए मैंने कहा ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं औरों की राय की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। और मैं हमेशा से इस चीज को कहता हूं कि देश को चलाने के लिए लोगों को हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, एक दूसरे की टांग तोड़ के नहीं चलना पड़ेगा। कोई रिग्रेट है आपको जो आपने प्रेस्टिट्यूट बोला था उस वक्त मीडिया को? मेरे ख्याल से अशोक, इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं। आपकी अदालत देखिए, कई दिन हो गए उसको, उस प्रोग्राम को दोबारा देख लीजिए। जनरल मलिक।